हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऑथिन। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आज का। इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ पब्लिश की है जो हमारे इमीडिएट नेबर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप से है, जिसपे हेयर एंड देयर चाइनीज साइड एज वेल एज इंडियन साइड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कमेंट करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप किस तरह का है चाइना के साथ। पर्टिकुलरली मैं चाइना को इन्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको जिसके कैरेक्टरिस्टिक को, नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इन रियलिटी आई वांट टू टेल यू, वो जो कहता है वो करता नहीं, पहली चीज। इसलिए डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। उसके किए गए एग्रीमेंट्स वो खुद उसको वायलेट करता है, ये एक इशू है। फिर आप उन सारे एग्रीमेंट्स पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? कभी जो हम बातचीत कर रहे हैं इसका क्या, कितनी लेजिटिमेसी होगी? हम आर्म फोर्सेस हमारे तैयार रहें या ना रहें, कॉन्फ्लिक्ट हमारे ऊपर कब आ जाएगा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमें नहीं पता। और जिस तरह से चाइना अपनी माइट, मिलिट्री माइट को रिप्रेजेंट करता है, बूस्ट करता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आफ्टर 2000 इस 20-23 सालों के अंदर काफी चेंजेस, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन हुई है चाइना की। सो इकोनॉमिक माइट भी वो शो करता है, जो ट्रांसलेट करती है फंडिंग इनटू द डिफेंस, है ना, डिफेंस में ट्रांसलेट करना फिर डिफरेंट सेगमेंट्स में। अब बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो इंडिया का 2020 में होता है, जून 2020 में, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स और उनके 44 सोल्जर्स, जिसमें उनकी डेथ होती है, मार्टर होते हैं वो। ये ऐसे इंसिडेंट हुए क्यों? आप अगर इसके ग्राउंड्स पे जाएं तो 2016 के करीब में हमारे पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर मिस्टर जो अभी प्रेजेंट में हैं, अमित शाह जी, उन्होंने ये कमेंट किया कि हम, उनकी लैंग्वेज है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम अक्साई चिन्ह को भारत में फिर से ले आएंगे। ये वेरी स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया पार्लियामेंट के अंदर विद इन 5th और 6th मंथ, कोरोना आया नवंबर 2019 और 20-21 से, तो लॉकडाउन हो गया। जनवरी मीन्स जनवरी 2022 से लॉकडाउन हो गया। उस दौरान जैसे ही उसने देखा चाइना ने कि भारत इस समय प्रॉब्लम में है, इमीडिएटली उसने सोल्जर्स इंस्टॉल कर दिए भारत के बॉर्डर पर। और वो ऐसा मौका सेलेक्ट किया कि इस समय भारत ट्रबल में है इकोनॉमिकली, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके पास ऑलरेडी हैं। ये अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और उसी दौरान मैंने एक आर्टिकल पढ़ा मनमोहन सिंह जी का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा अगर कोई देश कमजोर होता है और दुश्मन उसी की कमजोरी के टाइम को सिलेक्ट करता है जब उस पर वो अटैक करता है, इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन करे और फिर भारत जा करके क्वाड ग्रुपिंग को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करता है। इमीडिएटली अगर आप देखें उस टाइम पीरियड में
17 के बाद से क्वाड जो है ना एक अपलिफ्टमेंट लेता है, नहीं स्ट्रेंथन होने की कोशिश करता है। इंडिया ज्यादा अलाइंड होता है वेस्टर्न नेशंस के साथ। तो ये दो सेगमेंट्स पैरेलली हुए, कोरोना और ये भारत का उसके साथ मूवमेंट करना, क्वाड ग्रुपिंग में जाना जो चाइना को एनवाय करता है। और तीसरा कंपोनेंट है मालाबार एक्सरसाइज के दौरान ऑस्ट्रेलिया भी उसी दौरान उसको ज्वाइन करता है 1920 के दौरान। ठीक है, ये 4 मेंबर्स हो गए और प्लस उसको एक मौका मिला कि कोरोना पीरियड है, भारत इस समय प्रॉब्लम में है, तो इसलिए उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर दी। जबकि 93 एग्रीमेंट के तहत ये है कि हम बायलैटरली अगर फोर्स को मोबिलाइजेशन करते हैं एक सर्टेन नंबर से ज्यादा, तो हम एक दूसरे को नहीं इन्फॉर्म करेंगे, और जब भी कोई बात होती है तो हम म्यूचुअली मैटर को रिजॉल्व करेंगे। ऐसे सारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ऑलरेडी पहले से भी एग्रीमेंट्स 1956 में भी जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से भी हुआ है। पंचशील एग्रीमेंट, को एग्जिस्टेंस रखना, नॉन एग्रेशन शो करना, ये सारी चीजें पीसफुल रहना, ये सब कुछ हुआ है प्रॉपर एग्रीमेंट के तहत, जो बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल बना। ये सारी चीजें हैं क्या, लेकिन इतने लार्ज नंबर पर 5, 6, 7 लाख फोर्सेस ले आकर के इमीडिएटली भारत को, और फोर्सेस खड़ा करके फिर नेगोशिएशन करना, ये भी तो आप देखें कि अगर आप बात नहीं मानते, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं मानते तो फिर फोर्स मनवाएगी उस चीज को, है ना। ये झगड़ा, ये वॉर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है कि भारत के प्रति चाइना को रिस्पेक्ट आ रहा है, ऐसा कदाचित नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण है कि भारत आज क्वाड का मेंबर है। पहली चीज, चाइना की इकोनॉमी इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22 से 30% है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसकी इकोनॉमी स्लगिश है। भारत के साथ पंगा इस समय लेना, तीसरी वॉर छिड़ जाएगी, और तीसरी वॉर छिड़ जाने की मीन्स ये है कि भारत का ग्लोबल स्ट्रक्चर, क्योंकि क्वाड ग्रुपिंग में होने की वजह से एक हायर लेवल पर है, इसको असिस्टेंस भी मिलेगा। तो भारत को डिफीट करना ऑन द बैटल ग्राउंड, वो ये जानता है कि ये मुश्किल काम है। इससे दोनों तरफ लॉस ऑफ लाइफ होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, इकोनॉमी लॉस होगी, और एक हिस्ट्री में एक चैप्टर लिखा जाएगा जो हमारे 100-200 साल तक आगे जो चलेगी ना जिंदगी, आने वाले जनरेशन के लिए वो एक हमेशा रस्सी में एक गांठ की तरह होगा कि हम कभी भी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। जबकि आज जब 22 से 20 सोल्जर मरते हैं, उसके बाद से भी हम चाइना पर ट्रस्ट नहीं करते। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर आप क्लियर कट देखें तो आपको एक नजर आएगा कि चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, चाइना नॉट ट्रस्टवर्दी, उसकी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को ऐसे सैक कर दिया कि मालूम ही नहीं चला। वो यहाँ से एशियन, इधर साउथ एशिया के पास, एशिया नेशंस में आया था, यहाँ सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर स्पीच देके वहां जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। भारत से डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर आता है, और फिर वो पाकिस्तान अगली बार में जाता है, उसके तुरंत इमिडिएटली जाता है जब वापस, तो उसको भी सैक कर दिया जाता है, और आज तक उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तो इस तरह का उसका गवर्नेंस का मॉडल है जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं, हमको ये पता नहीं है कि वहाँ करप्शन को कैसे डील करते हैं, लेकिन ये मैंने स्पीच मिस्टर सी की सुनी हुई है प्रेसिडेंट की, वो हमेशा करप्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग देयर। मेरे पास उसका स्टेटमेंट है कि उसने कहा कि करप्शन को मैं 0 टॉलरेंस रखता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले उसने कहा, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग अंडर द कॉर्पेट। तो वहां करप्शन भी है सिस्टम के अंदर, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से और
बाकी सिस्टम सैलरी ना होने की वजह से लोग करप्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, वो एक सेटिसाइड कीजिए, उनका अपना मॉडल है गवर्नेंस का। लेकिन उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा, चाइना ने कहा कि बाउंड्री इशू with India does not represent entirety of the bilateral ties। ये जो डिफेंस केवल और केवल जो बाउंड्री इशू है, ये पूरे बायलेटरल इश्यूज को डिफाइन नहीं करता। लेकिन मिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि नो, फर्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व आवर बॉर्डर, देन सारे इश्यूज फिर आते हैं। वैसे भी हम 160-62 बिलियन की ट्रेड करते हैं बायलैटरल, जिसमें $20 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, बाकी सारा उसका इंपोर्ट है ना। तो हम लेक ह्यूज डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में चाइना के साथ। केवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है दोनों तरफ, जो हम जानते हैं। सो इन्होंने एक्चुअली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है उसको एग्जैक्ट पढ़ना भी हमारे व्यूअर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके पीछे काफी कुछ छिपा होता है, कभी कभी हम भी उसको समझ नहीं पाते। इसलिए एग्जैक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एनरिच करना और क्लियर कट जानकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और मिस जजमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम ये जो केवल, मुझे तो एक बात ये भी लगती है कि ये सारे डिप्लोमेटिक वर्ड है, इनका कोई अपना, इनको वो ऑब्जर्व नहीं करते रियल में, कहते कुछ है करते कुछ है। India has been maintaining that its ties with China does not normal unless there is peace in the border areas। मिस्टर एस जयशंकर इस बात को हमेशा कहते हैं। Responding to the question on external affairs, S. Jaishankar remarks this week that amassing of troops along the LAC actual control has not served either of us well। तो मिस्टर वेन बिंग जो फॉरेन मिनिस्टर है, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि हम जो कि आर्म फोर्सेस को बॉर्डर पर अभी 10,000 सोल्जर्स को भारत ने और ज्यादा पाकिस्तान बॉर्डर से उठा करके चाइना बॉर्डर पर इंस्टॉल किया, अभी कल परसों की बात है। तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग एक करने में एक दूसरे को प्रॉब्लम होती है। China has stressed multiple times that the boundary question does not represent the entirety of the India-China relations and it should be placed appropriately in a bilateral। उन्होंने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है इसको अप्रोप्रिएटली प्लेस कर दिया जाए। ये सारे रिलेशन को 20% सपोज करो, लेकिन 80% रिलेशनशिप तो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर एस जयशंकर ने कहा नो, पहले यही 20% सॉल्व हो जाए पहले ये 20% सॉल्व हो जाए, देन फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। While responding to a question by Chinese diplomat, Mr. S. Jaishankar said, I think, Mr. S. Jaishankar saying that, I think it is in our common interest that we should not have that many forces on the line of effect। लाखों लाख फोर्सेस इंस्टॉल्ड है, थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस हो गया, नहीं कहीं फायर वर्क चल गया गलती से भी, तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो सकती है। It is our common interest that we should observe the agreements that we have signed। Mr. S. Shankar said that जो हमने agreements किया हुआ है, पहले हम उसको observe करें। This tensions that we have seen for the last 4 years has not served either of us well। Wang Wenbin, Chinese spokesperson, said both China and India believes in early settlement। उन्होंने कहा कि हम अर्लीस्ट सेटलमेंट चाहते हैं बॉर्डर इश्यूज के ऊपर, जिसमें हम डिप्लोमेटिक मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, जबकि 21 राउंड्स ऑफ टॉक, 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं दोनों बीच में। both sides have held 21 rounds of corps commanders level talk। So
आप समझें कि किस तरह का रिलेशनशिप। मुझे तो इसमें कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आता अब, क्योंकि हम नेबर हैं, और इस लेवल का डिस्ट्रस्ट, और दोनों तरफ अच्छी खासी आर्म्स स्ट्रेंथ है, सेकंड और फोर्थ रैंक की आर्मीज हैं। अगर ये दोनों आर्मी एक दूसरे के साथ बॉर्डर क्लैश में आ जाती हैं, जो कि बफर जोन है, ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई लार्ज स्केल टेरिटरी एक दूसरे के साथ डिस्प्यूटेड है, जबकि वो अरुणाचल को कहता है कि हमारा एरिया है जो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और वो ये भी कहता है कि अगर आप अक्साई चिन को एग्रीमेंट हमारे साथ कर ले और रिकॉग्निशन दे दें कि वो चाइना का पार्ट है, तो हम अरुणाचल को भारत का पार्ट मान लेंगे, ऐसा उसका मानना है। लेकिन भारत ये क्लेम करता है कि नहीं है, सिक्किम अक्साई चिन जो है वो हमारा पार्ट तो है, प्लस अरुणाचल भी हमारा है। है ना। अब आज तक मैंने जो किताबें पढ़ी है, जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, वो उसमें जो अक्साई चिन है 1962 में जिसको उसने अपने कब्जे में किया हुआ है, उसके बाद उसमें उसने हाईवे वगैरह बनाना शुरू कर दिया जिसमें सिंजियांग को अटैच करता है। तो ये भी एक, मुझे कोई बहुत क्लियर कट कहीं लिखा हुआ मिला नहीं है आज तक अक्साई चिन के स्टेटस के बारे में। क्योंकि ये ब्रिटिश राज हुआ करता था यहाँ पे, तो ब्रिटिश के दौरान तिब्बत के साथ कुछ रिलेशनशिप, क्योंकि वो रिपब्लिक ऑफ तिब्बत था जिसको उसने कब्जा किया हुआ है, और हम लोगों से गलती हुई कि चाइना के प्रति हमने एक पोलाइट बिहेवियर और फ्रेंडली रिलेशन, चीन और चाइना, हिंदुस्तान भाई भाई वाला मामला था ना 1956 तक। 60 में जब ये अटैक करता है तो फिर उसके बाद भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो वहां से हमने जो लीनियंट पॉलिसी रखी चाइना के प्रति, इससे चाइना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। उसी को यूएनएससी की सीट मिल गई, भारत ने सपोर्ट किया यूएनएससी की सीट उसको पाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि गलती हुई है कि मिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से वो बड़े ही प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स करते थे, उनमें षड्यंत्र टाइप का। लेकिन पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है कूटनीति भी, प्रोपेगेंडा भी, और अपने हित अनहित को प्रॉपरली समझ करके फिर आदमी को उसके हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए। बहुत प्रिंसिपल पोजीशन लेने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में प्रिंसिपल और जस्टिस कोई चीज नहीं होती। ये दोनों शब्द नॉनसेंस है, इस धरती पर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये समय, ये टाइम और समय सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, कौन किसके साथ कैसी पॉलिसी रखेगा, ये पूरा तय होता है दुनिया में। इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया में जो भी वॉर हो रहे हैं या घरों में क्लासेस हो रहे हैं, क्योंकि इनजस्टिस है। तो जस्टिस मेरे हिसाब से इस्टेब्लिश करना बहुत कठिन काम है, और प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करना ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन भारत उस समय प्रिंसिपल पॉलिटिक्स किया। कूटनीति जो शब्द होता है, राजनीति एक चीज होता है, कूटनीति उसका एक 60% अंग होता है। उसको उन्होंने डिप्लोमेटिक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से चाइना उस समय मजबूत नहीं था। हमारी पर कैपिटा इनकम चाइना से ज्यादा थी उस समय, और हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे डिप्लोमेटिक। हमारे पास नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 120 नेशंस थे। नहीं, अगर हम चाहते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने चाइना को उस प्लेट में दे दिया, और फिर चाइना ही आज हमारे खिलाफ यूएनएससी मेंबरशिप रिफॉर्म के लिए बैठा हुआ है, बीटो कर देता है हर बार। नहीं, तो प्रॉब्लम है, हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और हमें बहुत प्रिंसिपल नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह की दुनिया है उसी तरह हमें सोचना चाहिए। हम्म, कूटनीति एक बेहतरीन ऑप्शन है, और जबकि हम अभी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली हैंडल कर रही है ना, तो मुझे भी ठीक लग रहा है। सो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, यही बात आपके साथ शेयर करनी थी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।